हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेडमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कारो 2020 एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स के साथ। तो अगर आपको ये मेरे प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाके इन्हें फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल इंडेक्स। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेके ये सारे चैप्टर्स नंबर 11 तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। एंड चैप्टर नंबर 19 विच इज योर फेवरेट प्रोफेशनल एथिक्स, जिसपे आपने भर भर के प्यार दिया है, वो भी हमने अभी तक कवर कर लिया। तो अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स अभी तक कवर नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारे 100% डिटेल्ड कवरेज किया है। एज पर आईसीआई सेक्शन वेटेज हमने अभी तक 70 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जब मैं आपको एसेस करवा रहा था चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक, तो उसमें बीच में 2 चैप्टर आए थे। एक तो चैप्टर नंबर 7 जिसमें अदर देन एसेस वाला कंटेंट था, जैसे हमारा कारो और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो हम अभी कवर करेंगे। एंड जो चैप्टर नंबर 4 था, इसमें अदर देन एसेस वाला पार्ट हम इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। एंड फिर हमारे बाकी ऑडिट्स के साथ शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक। यस सर, यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स से, कारो 2020 से, जिसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसमें सारी जो भी मैंने सारे 6-7 फैकल्टीज देखे, उन्होंने जो भी टेक्निक्स बताई थी क्लॉजेस को याद करने की, एप्लीकेबिलिटी को याद करने की, उन सबको मिक्स किया। जो बेस्ट क्लॉज की बेस्ट टेक्निक थी वो उठा के मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आपको बाकी किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, कारो किस पे एप्लीकेबल होता है। तो आपको बस ये लाइन याद रखनी है कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल नहीं है? एक इंसान जिसने अपना इंश्योरेंस परचेज किया है फ्रॉम बैंक। किसके लिए परचेज किया है? फॉर हिज स्मॉल आईफोन 8। आईफोन 8 स्मॉल क्यों भाई? क्योंकि अब तो आईफोन 8 15 तक आ गए, फिर भी वो आईफोन 8 खरीदने के लिए, छोटा आईफोन 8 खरीदने के लिए इंश्योरेंस परचेज कर रहा है बैंकिंग कंपनी के साथ। कौन परचेज कर रहा है? एक इंसान। तो ये सारे थे आपके नॉन एप्लीकेबिलिटी की कंपनीज। किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? 1 पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा और सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पे एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनी के ऊपर। प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड वो प्राइवेट कंपनी ये कंडीशंस को फुलफिल करती है। कौन सी प्राइवेट कंपनी है? सबसे पहला, उसका पब्लिक कंपनी के साथ कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो वो सब्सिडी होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की, ना ही वो होल्डिंग होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की। दूसरा, उसका जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, मोर देन 1 करोड़ नहीं होना चाहिए। यहां पे देख लेना, मैंने नॉट लिखा हुआ है चारों में। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सब्सिडरी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस मोर देन 1 करोड़ नहीं होना चाहिए एज ऑन बैलेंस शीट डेट। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको ध्यान से रखनी है कि भाई कौन सी डेट का चेक करेंगे, क्योंकि आपको नीचे पता चलेगा कि भाई बहुत कंफ्यूजन करता है आईसीआई। इसमें आपका एक 4-5 मार्क की केस स्टडी बना सकता है अच्छे से, या फिर एमसीक्यूज में पूछ सकता है बेसिकली। ठीक है, तो कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस मोर देन 1 करोड़ नहीं होने चाहिए। 1 करोड़ हुआ तो चलेगा? हाँ चलेगा। मोर देन लिखा है, ये भी चेक करना भाई, ये छोटी छोटी चीजों से ही आईसीआई क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, मोर देन 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट। दूसरा, नॉट क्या नहीं होना चाहिए? बोरोइंग्स। किसके साथ? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोला है, कंपनीज नहीं बोला है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोला है, एलएलपी फर्म ये सब नहीं बोला है। तो अगर उनसे लिया है बोरोइंग्स तो हमें चेक नहीं करना है कि भाई वो मोर देन 1 करोड़ है या नहीं है। लेकिन अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तब हमें चेक करना है कि क्या वो मोर देन 1 करोड़ है या नहीं है। अगर मोर देन 1 करोड़ है तो फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मोर देन 1 करोड़ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा। मोर देन 1 करोड़ नहीं है इसका मतलब क्या? 1 करोड़ भी होगा तो भी चलेगा, तो भी नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसको मैंने अलग से लिखा है क्योंकि भाई इसमें आईसीआई जो है वो बहुत घुमा के पूछ सकता है। वो बोलेगा कि भाई आपका ड्यूरिंग द ईयर तो 2 करोड़ था आपका बोरोइंग्स, लेकिन एंड ऑफ द डे 31 मार्च तक आते आते आपने 95 लाख कर दिया उस बोरोइंग्स को। तो आप बताओ अब आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? आप बताओगे कि भाई क्योंकि हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, तो इसकी वजह से अगर उसका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ से 1 रुपया भी ज्यादा हो गया तो हम उस पर कारो एप्लीकेबल मान लेंगे। ठीक है, यस सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसका रेवेन्यू नॉट, मतलब उसका रेवेन्यू इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़, 1-1-10, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरोइंग्स एंड रेवेन्यू। ठीक है सर? यस सर। ये हम बात कर रहे थे प्राइवेट कंपनी की। एंड लास्ट में आता है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है एक्सेप्ट क्लॉज 21।
ठीक है। क्लॉज 21 के अलावा कोई भी क्लॉज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब क्या कि आप ऑडिटर हो एक कंपनी के जिसके अलग अलग सब्सिडरीज है, तो आपने उस कंपनी का एक तो स्टैंड अलोन ऑडिट किया होगा कि भाई वो कंपनी कैसी है, दूसरा आपने उसने जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे उसका आपने ऑडिट किया होगा। तो जब आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिपोर्ट में आप कारो रिपोर्ट इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो आप रिपोर्ट पब्लिश करोगे ना, दोनों की अलग अलग रिपोर्ट होती है, तो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट पब्लिश करोगे तब आप उसमें कारो वाले सेक्शंस इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ आपको क्लॉज 21 के लिए रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वो क्या है वो हम नीचे डिस्कस करने वाले, ठीक है। यस सर, एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं इनको। तो चलिए देखते हैं अपने नोट से कि हमने इसको कैसे कवर किया है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि सारे कंपनी पे एप्लीकेबल है। पहली बात तो ये इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो ऐसा नहीं उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, उस पर भी इंक्लूडिंग एप्लीकेबल है। एक्सेप्ट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, एक पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया बैंकिंग कंपनी से स्मॉल आईफोन 8 के लिए, ठीक है। वो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी की जिसका पेड अप एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़ है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, जिसका टोटल बोरोइंग्स नॉट मोर देन 1 करोड़ है फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर, जिसका टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज नॉट मोर देन 10 करोड़ एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ईयर। इसमें आप बात ध्यान रखना, यहाँ पे सब में एंड आ रहा है, मतलब ये सारी की सारी चारों कंडीशन उस प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करनी, अगर वो फुलफिल करेगी तब उस पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यस सर, और कारो किस पे एप्लीकेबल नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट हमारा क्लॉज नंबर 21 जो हम डिस्कस करेंगे। अब एक बात और थोड़ी छोटी सी बात है कि भाई आपके पैरा 3 में ये सारे जो आपके मैटर्स है जो आपको कारो में इंक्लूड करने वो सारे दिए हुए हैं, तो आप ऐसा लिखोगे एज पर शेड्यूल, जो आपका क्लॉज है एज पर क्लॉज 1, 2, 3 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020, तो ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। बाकी आप क्लॉज 1 ऑफ कारो 2020 लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा पैरा 3 लिख दोगे तो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं भाई हम कैसे इन क्लॉज नंबर को याद रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाई सबको पता है कि भाई पीपीई है, पीपीई है सबसे पहला क्लॉज। दूसरा हमारा इंडेस 2 है इन्वेंट्री। तीसरा हमारा थर्ड डे इज लेग डे। थर्ड डे हम जिम में जाते हैं तो हम थर्ड डे हमेशा लेग डे रखते हैं, तो लेग डे मतलब लिग्स इज बेसिकली लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब थर्ड डे अगर हमने लेग डे कर दिया तो फोर्थ डे भी हमारे लेग में पेन रहेगा, तो फोर्थ डे भी हमारा लेग्स ही होगा, लेकिन बस उसमें थोड़ी सी कंप्लायंस कम हो जाएगी, थोड़ा कम दर्द होगा बेसिकली, ठीक है। ये हम क्या है, ये वाली चीजें, ये तो बेसिकली मैंने आपको याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हो। और ये जो रेड में लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली सारे पॉइंट्स है इन क्लॉजेस के अंदर, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रेड में लिख दिए। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये सारी चीजें अपने नोट्स में खुद से लिखनी है, और यही चीज आप अपने लास्ट डे रिवीजन पे करोगे। आपको ये इतना बड़ा बड़ा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज मतलब बेसिकली जो डिटेल्स है वो आपको ऐसा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ लो बस कि भाई अच्छे से इसको फ्रेमिंग कैसे करेंगे, एंड फिर आपको यहीं से पढ़ना, मतलब आपको यहां से देख के समझ में आ जाएगा अच्छा इस क्लॉज में क्या क्या चीजें लिखने हैं, कितने पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। यस सर, तो फोर्थ डे भी आपका कंटिन्यू लिक्स हो गया। अब सारे खर्चे, मतलब आपने जितने भी मंथ में खर्चे करने थे वो सारे खर्चे करने के बाद आपने डिपॉजिट कर दिया जितना भी पैसा आपका सेविंग्स हुआ ऑन फिफ्थ डेट को आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में अपने पैसे, और जो भी खर्चे हुए थे उसको आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मेंटेन कर दिया। कॉस्ट रिकॉर्ड जो भी आप अपना पर्सनल कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाते हैं उसमें आपने मेंटेन करके लिख दिया कि भाई ये खर्चे हुए थे, ठीक है। 5 तारीख को आपने डिपॉजिट किया, 6 तारीख को या फिर उसके बाद आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मेंटेन कर दिया। फिर स से 7 और स से स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। फिर आता है क्लॉज नंबर 8 जिसमें इनकम टैक्स ने लगा दी हमारी वाट, ठीक है। 9, ये 9 क्या है, उल्टा फुल्टा क्लॉज ऑफ क्लॉज नंबर 3। इसका मतलब क्या, क्लॉज नंबर 3 में हम क्या बात करते थे, लोन्स एंड एडवांसेस एंड गारंटीज एंड सिक्योरिटीज। इसमें हम बात करते हैं लोन्स एंड बोरोइंग्स, वहां पे था हमने जो दिया है, यहाँ पे हम लिया है, लोन्स एंड बोरोइंग्स जो हमने लिया उसकी बात करेंगे, तो ये उल्टा फुल्टा क्लॉज ऑफ क्लॉज नंबर 3 है। 10 की बात करेंगे, 10 टन टनाटन टन हमारा आईपीओ लग गया, तो इसमें हम आईपीओ की बात करेंगे। 11 इज 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों पकड़ रही है 11 मुल्कों की पुलिस, क्योंकि डॉन ने किया है फ्रॉड, ठीक है। यस सर, ये बेसिकली मैं अभी आपको ऐसे नहीं करा रहा, मैं ऑब्वियसली इसके डिटेल में भी कराऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है। 12th स्टैंडर्ड में निधि थी। देखो भाई सीधी सिंपल सी बात है, हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, हमारे क्लास में एक निधि नाम की लड़की थी, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड, अब निधि यहाँ पे स्माइल कर रही होगी जो भी निधि है, हाँ 12th स्टैंडर्ड में निधि थी। उसको हम रिलेटेड पार्टी बनाने चाहते थे, थोड़ा क्रश व्रश लाइक वाइक करते थे, तो हम उसको हमारा रिलेटेड पार्टी, आप समझ गए ना किस रिलेटेड पार्टी की बात कर रहा हूँ, नहीं बहन की बात नहीं कर रहा मैं तो उसको हम रिलेटेड पार्टी बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो इंटरनल ऑडिटर निकली। हम थे स्टैट्यूटरी ऑडिटर और हम उसको रिलेटेड पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन वो इंटरनल ऑडिटर निकली।
वो उस कंपनी की इंटरनल ऑडिटर निकली जिसने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पकड़ लिए, उस कंपनी के नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पकड़ लिए। अगर नॉन कैश, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप किससे कैश लेने जाओगे? डायरेक्टली आरबीआई के पास चले जाओ, भाई आरबीआई कैश इश्यू करता है तो आरबीआई से हम कैश लेके आ जाएंगे। और कैश लेके तो आ गए, लेकिन फिर हमारा कैश लॉस हो गया। और भाई जब भी ऑडिटर को पता चला ना कि भाई इस कंपनी में कैश लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी अब मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये सब गोइंग कंसर्न खतरे में है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिजाइन करने के बाद जो गोइंग कंसर्न था वो और खतरा बढ़ गया उस पर, और गोइंग कंसर्न पे खतरा आ जाएगा। और गोइंग कंसर्न पे खतरा आ जाएगा। अब आपके पास खुद के पैसे, खुद की कंपनी चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप दूसरों में पैसे क्या ही बांटोगे? मतलब अब आप सीएसआर नहीं कर पाओगे, अब आप सीएसआर भी नहीं कर सकते। एंड लास्ट में जो आपको बताया 21, वो है हमारा सीएफएस। तो ऐसे करके आपको बस ये चीजें लाइन वाइज ध्यान रखने, तो आपको क्लॉज हमेशा क्लिक हो जाएगा। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन में बोला कि भाई इनकम टैक्स का कुछ अनरिकॉर्डेड इनकम थी जो हमने वापस रिकॉर्ड कर ली, तो आपको याद आएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमने पढ़ा था, इनकम टैक्स ने लगा दिया हमारे 8, तो क्लॉज नंबर 8, तो ऐसे आपको 8 याद आ जाएगा। बेसिकली ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको ये इससे ये क्लॉज नंबर याद करना है, ठीक है? यस सर। तो आपको बस ऐसे 2-3 बार पढ़ लो तो आपको ध्यान में रह जाएगा। पीपीई के साथ हमारा इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप इंटेंजिबल एसेट्स भी ऐड कर सकते हो। तो अब हम इनके डिटेल्स में बात करते हैं कि इनके डिटेल में जो हमने ये लाइन लिखी है वो क्या है। तो यहाँ से तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपने नोट से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट कौन सा था, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे प्यारे नोट से, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स की, जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हुआ है फॉर पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा हम देखेंगे कि क्या कंपनी ने, मैनेजमेंट ने खुद फिजिकली वेरीफाई किया है पीपीई को एट रीजनेबल इंटरवल्स, ठीक है? ये भी आपको चेक करना है। मतलब फिजिकली वेरीफाई तो आपको दे देगा एक क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन वो रीजनेबल इंटरवल्स में देगा या नहीं देगा वो आपको चेक करना है। बोलेगा नहीं ना हम एक साल में एक ही बार करेंगे, वो भी इस पर्टिकुलर क्लास को ही करेंगे और किसी क्लास को नहीं करेंगे, तो वो रीजनेबल इंटरवल है या नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। एंड क्या जब हमने फिजिकली वेरीफाई किया तो हमें मटीरियल डिस्क्रिपेंसीज मिली या नहीं मिली? एक बात ध्यान रखना, हमें डिस्क्रिपेंसी से फर्क नहीं पड़ता, हमें मटीरियल डिस्क्रिपेंसी से फर्क पड़ता है, ठीक है? एंड अगर मिली तो हमने कैसे उसको डील किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है? ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है टाइटल डीड्स के लिए, कि क्या जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उसकी टाइटल डीड्स, उसका जो नाम है, उसकी जो ओनरशिप है वो हमारे पास है या नहीं है, कंपनी के नाम पे है या नहीं है, एक्सेप्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टीज जो होती है, जो हम लीज पे लेते हैं, वो हमारे नाम पे नहीं होती, वो ऑब्वियसली लेसर के नाम पे होती है। तो एक्सेप्ट दीज प्रॉपर्टीज के सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज की ओनरशिप हमारे नाम पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या ग्रॉस वैल्यू है उसकी, किसके नाम पे है, क्या जिसके नाम पे वो प्रोमोटर, डायरेक्टर या रिलेटिव या एम्प्लॉय है या नहीं है, किस पीरियड तक हमने उसको हेल्ड किया हुआ है, एंड क्या रीजन है कि वो हमारे नाम पे नहीं है, ठीक है? एंड अगर डिस्प्यूट में है नाम कि भाई इसका नाम होगा, इसका नाम होगा, तो वो भी बताओ कि भाई नाम हमारा अभी डिस्प्यूट में चल रहा है, ये हमने बता दिया। फिर हम बताएंगे रीवैल्यूड, क्या पीपी रीवैल्यू हुई थी? अगर रीवैल्यू हुई थी तो क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा रीवैल्यू हुई थी? और जब हमने रीवैल्यू किया तो क्या जो डिफरेंस आ रहा था वैल्यू में, जो अभी करंट वैल्यू है बुक में और जो रीवैल्यूड वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो 10% और मोर था या नहीं था? क्या हम इंडिविजुअली देखेंगे? नहीं, हम एग्रीगेट में देखेंगे फॉर ईच क्लास ऑफ पीपीई। ईच क्लास ऑफ पीपी, ये भी ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच क्लास ऑफ पीपी का मतलब क्या? एक पीपी आपकी हेडिंग आ रही है, अब पीपी जो आपकी हेडिंग आ रही है सपोज 1 करोड़ की, और आपका जो रीवैल्यूड अमाउंट आ रहा है सपोज 1 करोड़ 11 लाख आ रहा है, ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ सर पीपी का जो चेंज है वो 10% और मोर है, ठीक है? क्योंकि 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख, तो 1 करोड़ 11 लाख हो गया, तो 11 लाख हमारा चेंज ज्यादा है 10 करोड़ से। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको ईच क्लास देखना है। ईच क्लास का मतलब क्या? पीपी के अंदर आता है बिल्डिंग या फिर आपका समझ लो लैंड, तो आपको ये क्लास है, इस क्लास के अंदर आपको देखना है कि क्या वो 10% और मोर से ज्यादा हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है? तो वो एक बात है, ये वाला बहुत ट्रिकी पॉइंट है जो ऐसे पूछ सकता है। फिर क्या प्रोसीडिंग्स है कंपनी के ऊपर बेनामी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, क्या बेनामी प्रॉपर्टी का कोई प्रोसीडिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो उसको बता दो आप, क्या उसको एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नहीं किया गया। दूसरा हमारा इंडेक्स टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स पे, वो नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, जो उसमें कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है या नहीं मिली है, और जो भी डिस्क्रिपेंसी मिली है क्या वो 10% और मोर थी? अगर 10% और मोर थी इन ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, तो क्या हमने उसको प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है या नहीं दिखाया? बेसिकली वो दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया, फिजिकल वेरिफिकेशन वाले को और हमारा रिवैल्यूएशन को। यहाँ पे रिवैल्यू नहीं होती पीपी इन्वेंट्री, हम सिर्फ फिजिकली वेरीफाई करते हैं। एंड दूसरा इसी इन्वेंट्री के अंदर है वर्किंग कैपिटल के बारे में, कि अगर आपका सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल, सैंक्शन मतलब क्या? जो आपको सैंक्शन हुआ है, जो आपको अप्रूव हुआ है, आपने यूटिलाइज किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, आपको सैंक्शन हो गया। अगर मोर देन 5 करोड़ तो आपको है ना क्वार्टरली रिटर्न्स भेजने पड़ते हैं। तो जो क्वार्टरली रिटर्न्स आपने भेजे हैं, क्या
जो क्वार्टरली रिटर्न्स आपने भेजे क्या वो सही है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि क्या होता है ना कि वो कंपनी जिसने भी आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट्स दी होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स दी होगी, जो भी आपके करंट एसेट्स है। अब कंपनी क्या करती है ना, चेक करने के लिए, बैंक क्या करती है चेक करने के लिए, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनाती है कि आपके इस साल के इस डेट पे कितने करंट एसेट्स है हमें बता दो। तो हमें ये चेक करना है कि जो कंपनी ने स्टेटमेंट भेजा है अपने बैंक को वो सही भेजा है या नहीं भेजा है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजा है या नहीं भेजा है। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी एंड सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि थर्ड डे इज लेग डे। ठीक है, तो इसमें हम ये चेक करना है कि क्या कंपनी में लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटी दी थी टू अदर कंपनीज। ठीक है, अगर दी थी तो क्या एग्रीगेट अमाउंट था एंड क्या बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एट द बैलेंस शीट डेट। और इसको हमने दो बाइफर्केशन में करना है, एक तो हमारा एसजेए सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट के बारे में अलग से दिखाना है और अदर पार्टीज जो भी है उनको अलग से दिखाना है। एक बात ध्यान रखना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन्स। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि भाई इस कंपनी का धंधा ही लोन देना है, तब हमें ये पर्टिकुलर ए पार्ट पे डिस्क्लोजर्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपका दो में आएगा, एक तो आपका ये ए में आएगा एंड दूसरा आपका आएगा यहां पे ई में। मतलब आपको ए और ई में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर वो कंपनी वो है जिसका मेन बिजनेस, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस लोन देना होता है। ठीक है सर, यस सर, ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ऐसे पूछ सकता है आपको। दूसरा हम बात करेंगे, हमने पहले तो बता दिया भाई कितने दिए और क्या बैलेंस आउटस्टैंडिंग था। दूसरा हम बात करेंगे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया है क्या वो प्री जुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट है। प्री जुडिशियल मतलब क्या, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई मार्केट में रेट चल रही है 10-12% की और आपने कंपनी ने लोन दे दिया 4-5% से, तो कंपनी का इंटरेस्ट इसमें खतरे में है ना, क्योंकि कंपनी तो भाई मार्केट के हिसाब से दे ही नहीं रही है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ये थोड़ा अच्छा टर्म है प्री जुडिशियल, तो याद थोड़ा याद कर लेना। तीसरा हम बात करते हैं कि क्या शेड्यूल ऑफ पेमेंट हमने दिया हुआ था एंड क्या उस शेड्यूल के अगेंस्ट में हमें जो रिसीट्स मिल रही है वो सही मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या कोई ओवरड्यू है या नहीं है। अगर ओवरड्यू है तो हमें ये बताना है कितना अमाउंट ओवरड्यू था फॉर मोर देन 90 डेज। मोर देन 90 डेज कितना अमाउंट ओवरड्यू था एंड क्या कंपनी ने कोई स्टेप्स लिया फॉर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब वो ओवरड्यू वापस लेने की क्या कंपनी ने कोई स्टेप्स लिए कि नहीं लिए। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये बोल रहा है कि क्या अभी कोई लोन्स एंड एडवांस अगर हमने जो दिए थे वो ड्यू हो गए इस साल में, ड्यूरिंग द ईयर वो ड्यू हो गए एंड हमने उनसे पैसे लिए नहीं, हमने क्या किया उनको रिन्यू कर दिया, उनको बोला ठीक है आप 5 साल के लिए और रख लो, एक्सटेंड कर दिया आप 1-2 साल के लिए और रख लो, या फिर हमने फ्रेश लोन्स दे दिए ताकि वो पुराने ड्यूज चुका कर सके। मतलब मैं वो किसी से 10 लाख रुपए लेने थे, मैंने उसको 10 लाख रुपए वापस उधार दे दिया और बोला कि तू वो 10 लाख रुपए जो पहले देने थे वो मुझे दे दे, मतलब वो सेटल कर दे बेसिकली। समझे भाई, ये सब होता है पूरे कंपनीज में। ठीक है, तो आपने रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, मतलब बेसिकली आपने पैसे नहीं लिए उससे। ठीक है, आपने कुछ भी करके बढ़ा दिया टाइम उसका। तो आपको ये चेक करना है, तो आपको ये बताना है कि क्या एग्रीगेट अमाउंट था एंड क्या परसेंटेज ऑफ लोन्स था, परसेंटेज टू टोटल लोन्स का क्या परसेंटेज था उन लोन्स का जो आपने टोटल लोन्स इशू किए उसमें से। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन्स, क्योंकि उनका धंधा ही है, उनको रिन्यू करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है, तो आपको इसमें क्लॉज में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड क्या आपने कोई ऐसे लोन्स दिए थे जो रीपेबल ऑन डिमांड है, या फिर आपने बताया नहीं कब पे करना है। आपने लोन तो दे दिया, अब आप बोलोगे कि ठीक है मैं जब मांगूंगा तब दे देना, या फिर आपने बताया नहीं कब देना है। अगर ऐसे लोन्स है तो आपको अमाउंट बताना है, परसेंटेज बताना है, और ऐसे लोन्स अगर आपने प्रोमोटर्स और रिलेटेड पार्टीज को दिए थे तब आपको वो कारों में रिपोर्ट करना है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड डे लेग डे था, तो यहाँ पे लेग से कंटिन्यू होगा फोर्थ डे पे भी। तो लिग्स में आपको बस ये चेक करना है, सिंपल है कि भाई 185 और 186 की कंप्लायंस को चेक करना है। ये सेक्शंस जो भी है ना, ये आप हो सके ना तो कोशिश करना याद करने की, क्योंकि आप कोड करोगे ना तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। आप थोड़ा अंडरलाइन करके कोड करोगे तो एग्जामिनर को मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ डे। हमने सारा जो भी खर्चा वर्चा था तो फिफ्थ डे में जाके हमने डिपॉजिट कर दिया जो भी सेविंग्स हुई। तो हमें ये चेक करना है कि जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए कंपनी ने, क्या डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई फुलफिल किया है, क्या सेक्शन 73 और 76 की कंप्लायंस को फुलफिल किया है, और क्या कोई ऑर्डर्स मिला था उसको हमने कंप्लाई किया है या नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। खर्चा करने के बाद हमने उसको मेंटेन किया कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स सीजी ने बोला है हमें अंडर सेक्शन 148 कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, या फिर नहीं बोला है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि भाई बनाने के लिए बोला है या नहीं बोला है, और अगर बोला है तो क्या वो उस तरह से बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, यस सर, हमें ऑडिट कुछ नहीं करनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। नेम में बात करते हैं स से स्टैट्यूटरी ड्यूज, मतलब हमें ये देखना है कि क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जिस ड्यूज के लिए कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है कंपनी और गवर्नमेंट के बीच, क्या वो डिस्प्यूट
वो ड्यूज कंपनी ने टाइम पे भरे हैं या नहीं बने। स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब क्या होता है, वो ड्यूज जो आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं, जैसे जीएसटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वो सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज है, ठीक है। तो वो आपने डिपॉजिट किया या नहीं किए, अगर नहीं किए तो हमें ये बताना है कि एज ऑन बैलेंस शीट डेट, एज ऑन लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल मतलब एज ऑन बैलेंस शीट डेट कितने ऐसे ड्यूज थे जो आउटस्टैंडिंग थे फॉर मोर देन 6 मंथ्स, फॉर मोर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट, ठीक है, यस सर। एंड हमें ये बताना है, एंड दूसरा हमें ये चेक करना है अगर ये डिस्प्यूटेड थे, मतलब अगर डिस्प्यूट था इसमें, तो हमें ये बताना है कि भाई क्या अमाउंट था एंड किस फोरम के पास गए हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, अगर क्वेश्चन में बोला हो कि इट वाज अ रिप्रेजेंटेशन टू डिपार्टमेंट, कि हम सिर्फ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे हिसाब से, तो वो डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, इसको हम डिस्प्यूट नहीं मानेंगे, इसको हम अनडिस्प्यूटेड ही मानेंगे और फिर हम इसमें रिपोर्ट कर देंगे अगर मोर देन 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग था तो, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है क्लॉज नंबर 8, इनकम टैक्स ने लगा दिया हमारी बात, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि क्या अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने रिपोर्ट नहीं की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन हमने इस साल, पिछले साल हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन इस साल हमने इनकम टैक्स असेसमेंट में वो इनकम डिस्क्लोज कर दी, तो हमें ये चेक करना है कि वो जो डिस्क्लोज इनकम, जो हमने डिस्क्लोज करी वो इनकम, वो हमने इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी या नहीं करी। समझे, मैं आपको सिंपल बताता हूं कि आपने पिछले साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक इनकम रिकॉर्ड नहीं करी थी, लेकिन इस साल के इनकम टैक्स असेसमेंट में आपने वो इनकम शो कर दी, तो आपको अपनी बुक्स में भी तो उस इनकम को शो करना पड़ेगा ना, यही पूछ रहे हैं कि आपने शो करी या फिर नहीं करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोन्स एंड बोरोइंग्स, क्लॉज नंबर 9, उल्टा फुल्टा क्लॉज ऑफ क्लॉज नंबर 3, क्योंकि भाई यहाँ पे आती है बोरोइंग, यहाँ पे हम पैसे लेते हैं, तो हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में, अगर डिफॉल्ट किया है तो आपको ये टेबल देखना है, टेबल में देखना है नेचर ऑफ बोरोइंग, क्या बोरोइंग थी, नेम ऑफ लेंडर बता देना, लेंडर वाइज डिटेल्स देखनी, मतलब एक एक नाम के साथ आपको डिटेल देनी है। इन केस ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज गवर्नमेंट, अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, तो आपको नेम के साथ बताना है कि भाई कितना डिफॉल्ट है। नेक्स्ट हम अमाउंट नॉट पे, कितना अमाउंट ड्यू डेट पे आपने पे नहीं किया, क्या वो प्रिंसिपल है या फिर इंटरेस्ट है, मतलब कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है, कितने डेज के लिए आपने अभी तक पे नहीं किया या फिर कितने डेज के लिए डिले था, एंड कोई रिमार्क्स हो तो बता देना, ठीक है। अब ये आपने डिफॉल्ट किया, तो क्या आपको किसी बैंक ने या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है या नहीं किया, कि आपने मर्जी से डिफॉल्ट किया, ऐसा कोई विलफुल डिफॉल्टर आपको घोषित किया गया या नहीं किया गया है। एंड ये दो बातें हो गई। थर्ड पॉइंट बात करता है कि हमने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था, क्या उस पर्पस के लिए हमने वो लोन अप्लाई किया या नहीं किया है, मतलब सपोज लोन लिया था हमने 1 करोड़ का एक फैक्ट्री बनाने के लिए, तो क्या वो फैक्ट्री बनाने के लिए हमने वो 1 करोड़ यूज किए या नहीं किए, अगर नहीं किए तो हमने वो बताना है कितना अमाउंट हमने डाइवर्ट किया, मतलब किसी और यूज में किया है, एंड क्या पर्पस था जिसके लिए हमने वो अमाउंट यूज किया, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है कि क्या हमने जो फंड्स शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेज किए थे, शॉर्ट टर्म मतलब सपोज वर्किंग कैपिटल के लिए हमने कोई फंड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली थी बैंक से, क्या हमने उसको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए अप्लाई किया है, क्या हमने उसको फैक्ट्री बनाने के लिए, एसेट्स परचेज करने के लिए अप्लाई किया है, एंड यस, तो हमें नेचर एंड अमाउंट बताना है कि भाई कौन सा अमाउंट था और क्या नेचर है, मतलब किस लिए हमने उसको अप्लाई किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट आता है कि क्या हमने जो फंड्स, क्या हमने कोई फंड्स ऐसे लिए थे कि हम ऑब्लिगेशंस ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर एसजेए, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स की ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए, क्या हमने उनके ऑब्लिगेशंस के लिए खुद फंड्स रेज किए थे, एंड अगर किए थे तो हमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताना है, अमाउंट बताना है, एंड क्या उन सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स में जो हमारे शेयर्स है उनको गिरवी रख के, उनको प्लेज रख के हमने कोई फंड्स रेज किए हैं या नहीं किए, मतलब कितनी बड़ी बात है कि अगर हमने कोई किसी भी अपने शेयर्स, किसी भी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स के शेयर्स को प्रेज किया और उस पे हमने लोन फंड्स रेज किए, एंड अगर हम वो फंड्स रीपे नहीं कर पाएंगे तो हम वो शेयर्स चले जाएंगे हमारे हाथ से, हम वो कंट्रोल खो देंगे हमारी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स का, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बताना है, एंड अगर हमने कोई डिफॉल्ट किया रीपेमेंट में तो वो भी बताना है। 10 हमारा आईपीओ लग गया, तो हमें आईपीओ के बारे में बताना है क्या ड्यूरिंग द ईयर हमने आईपीओ एफपीओ इंक्लूडिंग डेट हम कुछ लेके आए थे या नहीं लेके आए थे, जिस पर्पस के लिए हम लेके आए थे क्या उस पर्पस के लिए अप्लाई किया कि नहीं किया, नहीं किया तो फिर हमें बताना है क्या डिफॉल्ट था और क्या हमने सब्सिक्वेंटली उसको रेक्टिफाई किया। जैसे सपोज हम 1 करोड़ अपनी फैक्ट्री के लिए लेके आए थे, लेकिन हमने 1 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर लिया, तो क्या हमने वो वर्किंग कैपिटल में से वापस निकाल के हमने फिर 1 करोड़ प्लांट में यूज कर दिया, फैक्ट्री में यूज कर दिया, तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, तो क्या हमने ऐसा कोई रेक्टिफिकेशन किया है या नहीं किया है। एंड नेक्स्ट, ये तो आईपीओ एफपीओ से हमने पैसा रेज किया। दूसरा हमने क्या, हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किया, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यहाँ पे बात ध्यान रखना कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात हो रही है। अब कन्वर्टेबल क्या तो फुल्ली है, पार्शली है, ऑप्शनली है, कैसा भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होना चाहिए। तो क्या हमने इन मेथड से पैसे रेज किए हैं, एंड अगर किए तो क्या हमने सेक्शन 42 एंड 62 की कंप्लायंस की है या नहीं की है, एंड जो हमने पैसे रेज किए उसको हमने उस पर्पस के लिए यूज किया है नहीं किया है, नहीं किया है तो हमें अमाउंट एंड नेचर बताना है, ठीक है। 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हमने फ्रॉड किया है। फ्रॉड किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक क्लॉज, इसमें बोल रहा है कि अगर आपको एज एन ऑडिटर, एक बात ध्यान रख लेना, इसमें जो मैं बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुन लेना, कि आपको एज एन ऑडिटर कोई फ्रॉड मिला है
बाय कंपनी, मतलब कंपनी ने फ्रॉड किया है वो आपको मिला है तो आपको रिपोर्ट करना है। दूसरा, या फिर एनी फ्रॉड ऑन कंपनी, कंपनी के अंदर किसी ने फ्रॉड किया, फिर कंपनी के ऊपर किसी ने फ्रॉड किया तो आपको रिपोर्ट करना है। इसका मतलब क्या, अगर कोई आउटसाइडर बाहर का बंदा कंपनी पे फ्रॉड करता है तो भी हम इसमें रिपोर्ट करेंगे, अगर कंपनी किसी पे फ्रॉड करती है तो भी हम इसमें रिपोर्ट करेंगे। ध्यान रख लेना, इट इज नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड, मतलब फ्रॉड एक्चुअली हुआ है, आपको रीजन टू बिलीव नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगता नहीं है कि फ्रॉड हुआ होगा शायद, ऐसा नहीं, नोटिस एंड रिपोर्टेड, ये फ्रॉड हुआ ही हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो आपको बताना है नेचर एंड अमाउंट। दूसरा हम बात करते हैं, अगर आपने फ्रॉड को रिपोर्ट किया है 143.12 में, जो हम नीचे भी डिस्कस करेंगे, तो अगर आपने 143.12 में कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है तो आपको बताना है कि भाई ये फ्रॉड था, ये अमाउंट था, जो भी आपने रिपोर्ट किया वो बताना है। और वो फ्रॉड हम किस में रिपोर्ट करते हैं, फॉर्म ADT4 विद सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट, अगर आपको कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स मिली है कंपनी को, विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स मतलब क्या होती है कि भाई अगर कंपनी में कुछ भी गड़बड़ चल रहा हो ना, तो कंपनी जो एम्प्लॉइज होते हैं जिनको पता है इस बारे में, वो एनोनिमस बन के हायर अथॉरिटीज को बता देते हैं, अच्छा ये फ्रॉड चल रहा है कंपनी में, देख लेना, आप खुद देख लेना, मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना, लेकिन आप देख लेना। तो उनको हम बोलते हैं विसल ब्लोअर, जो ऐसे कंप्लेंट्स फाइल करते हैं उनको हम विसल ब्लोअर बोलते हैं। अगर कंपनी को ऐसे कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स मिले तो आपको चेक करना है कि क्या आपने उसको कंसिडर किया है या नहीं किया, आपने खुद देखा है कि नहीं देखा है, कौन से विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स मिले कंपनी को। तो ये 3 पॉइंट है। फिर 12th क्लास में पढ़ती थी निधि, तो निधि कंपनी के केस में आपको 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहला, क्या उनका नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट्स, ये जो रेशियो है नेट ओन फंड्स रेश टू डिपॉजिट्स, क्या वो 1:20 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर 20 रुपए के डिपॉजिट के लिए आपको 1 रुपए का नेट ओन फंड जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है, इससे कम आप नहीं रख सकते। एंड दूसरा, ये जो आपके डिपॉजिट्स है, इसमें जो टर्म डिपॉजिट्स है, क्या आपके पास 10% अनअकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके टोटल डिपॉजिट्स हैं ना, उसमें से आपको 10% ऐसे डिपॉजिट रखने हैं जो अनएकम्बर्ड है। अनएकम्बर्ड का मतलब क्या होता है, जिसपे आपने कोई सिक्योरिटी, जिसको आपने प्लेज नहीं किया बेसिकली, ठीक है, जिसके ऊपर आपने कभी लोन नहीं लिया है, जिसको आपने गिरवी नहीं रखा है, वो अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट 10% होने चाहिए। एंड तीसरा, क्या आपने कोई डिफॉल्ट किया है ऑन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, किसी ने आपको डिपॉजिट दिया और आपने उसने जब मांगा तो आप उसको डिपॉजिट पे नहीं कर पाए, तो क्या ऐसा हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा, ऑडिटर को बताना पड़ेगा, बेसिकली इसकी बात कर रही है। फिर 12th क्लास में निधि थी, जिसको हम अपना रिलेटेड पार्टी बनाना चाह रहे थे, तो हमें ये चेक करना है कि क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में हमने सेक्शन 177 188 की कंप्लायंस को फुलफिल किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट, वो रिलेटेड, लेकिन वो तो हमारी इंटरनल ऑडिटर निकली, तो हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन है एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, एंड क्या जो रिपोर्ट से इंटरनल ऑडिटर्स के वो हमने कंसिडर किए एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। वो इंटरनल ऑडिटर निकली और उसने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पकड़े, तो हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है विद डायरेक्टर्स या फिर एनी पर्सन कनेक्टेड विद हिम, या फिर उससे जो भी कनेक्टेड पर्सन थे उसके साथ। इसका मतलब क्या, ऐसे यहां पे घुमाएगा, वो बोलेगा कि भाई डायरेक्टर से ये रिलेटेड, सपोज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर है, उससे हमने नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया, बताओ हमें रिपोर्ट करना है कि नहीं करना। तो आपको ये बताना है कि डायरेक्टर्स वाले के इंक्लूड करते हैं वो पर्संस भी जो उनसे कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टर से कनेक्टेड भी कोई पर्सन है तो उसके साथ भी अगर कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया तो हमें कारों में रिपोर्ट करना है। एंड हमें ये भी देखना है कि सेक्शन 192 की कंप्लायंस को फुलफिल किया गया है नहीं किया गया है, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश, कैश ही नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे कैश लेने, आरबीआई के पास। इसमें मेन पॉइंट आता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज का, तो आरबीआई के पास जाके ये चेक करना है कि क्या वी मतलब क्या, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट। थोड़ा याद कर लेना 45IA, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 45IA लगेगा आपका आरबीआई एक्ट पे। आपको चेक करना है कि क्या हमें रजिस्ट्रेशन लेना था, एंड अगर रजिस्ट्रेशन लेना था तो क्या हमने वो रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि क्या हमने, मतलब कंपनी ने, हमने जब भी मैं बात करता हूँ कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो हमने क्या एनबीएफसी या एचएफसी, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के कोई एक्टिविटीज की है विदाउट वैलिड सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब ये बोलता है कि भाई अगर आप एनबीएफसी करना चाहते हो, एचएफसी की एक्टिविटीज करना चाह रहे हो, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आरबीआई से। तो आपको चेक करना है कि क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया। तीसरा, अगर कंपनी सीआईसी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, अगर वो सीआईसी है तो हमें ये चेक करना है कि जो सीआईसी का क्राइटेरिया बनाया ना आरबीआई ने, उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करती है या नहीं करती है। एंड अगर वो एक ऐसी सीआईसी है जिसके लिए आरबीआई ने बोला है कि आप एग्जेम्प्टेड हो या फिर आप अनरजिस्टर्ड सीआईसी रहोगे, मतलब हमारे साथ आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया है, तो क्या वो क्राइटेरिया वो कंपनी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, सीआईसी वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, वो चेक करना है। एंड अगर वो पूरे ग्रुप में, वो जो भी पूरा ग्रुप है ना, पूरा कंपनी का सब्सिडरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, जो भी पूरा ग्रुप है, इसमें मोर देन 1 सीआईसी है, एक से ज्यादा सीआईसी, तो हमें बताना है कि भाई कितनी नंबर ऑफ सीआईसी है इस पूरे ग्रुप में, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आते हैं, भाई आरबीआई से कैश लेके आया लेकिन वो कैश लॉस हो गया, तो हमें ये बताना है कि क्या कंपनी का कैश लॉस हुआ है, कैश लॉस हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में, या फिर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
मतलब अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हुआ होगा तो भी आपको इस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट में कारों में बताना पड़ेगा कि कंपनी का कैश लॉस हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आता है कैश लॉस हुआ तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन करके चले गए, तो हम ये बताने कि क्या कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन करके गया था, एंड क्या आपने उनके कंसर्न्स को सुना था, क्या आपने उनको जो भी आउटगोइंग ऑडिटर कंसर्न्स रेज करेंगे भाई हम क्यों रिजाइन कर रहे हैं, तो क्या आपने उनको अच्छे से कंसिडर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया तो हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया मतलब इसका मतलब क्या, हमें चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 चीज आपको चेक करनी है गोइंग कंसर्न में। सबसे पहला रेशियोज, एजिंग इसकी ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड पेबल्स, एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, मतलब कब आप रियलाइज करोगे अपने एसेट्स को और कब आप पे करोगे अपनी लायबिलिटीज को। अदर इंफॉर्मेशन जो भी आपको पता है, एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्लान, मतलब मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है, इस पे आप इसके आपके पास कितनी नॉलेज है, एंड क्या इन सारी चीजों की वजह से, ये जो भी आपने कंसिडर किया ना, इन सारे बेसिस की वजह से क्या आपको लगता है कि देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटीज, कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए केपेबल है। कौन सी लायबिलिटीज? वो लायबिलिटीज जो फॉल ड्यू होने वाली है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, मतलब हमें 1 साल की बाद वाली लायबिलिटीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैलेंस शीट डेट मतलब क्या 31 मार्च के 1 साल के अंदर अंदर जो भी लायबिलिटीज आने वाली है, क्या कंपनी उन लायबिलिटीज को मीट कर पाएगी, क्या उन लायबिलिटीज को पे कर पाएगी। ठीक है, ये हमें चेक करना है इस गोइंग कंसर्न वाले क्लॉज में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं करोगे तो आप सीएसआर तो क्या ही करोगे, तो सीएसआर में आपको 2 चीजें चेक करनी। सबसे पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि क्या वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या फिर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, सपोज आप है ना ये अपना पूरा जो संस्था चला रहे हो, बेसिकली आप पूरा ना एक संस्था चला रहे हो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, तो वो क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आपको हर दिन करना पड़ेगा, हर साल करना पड़ेगा। लेकिन सपोज आपने कुछ बनवा दिया, सपोज आपने किसी को ऐसे सपोज आपने दान दे दिया, आपने 5 करोड़ आपके सीएसआर बनाने थे लेकिन आपने दान दे दिया, तो ये ऑनगोइंग नहीं है, आपने एक बार बस दे दिया, इसके बाद आपको कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, तो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है। अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मतलब ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, वन ऑफ प्रोजेक्ट है, वन काइंड ऑफ इवेंट है, वन इवेंट है, तो आपको उसमें देखना है कि अगर आपने जो अमाउंट अनस्पेंट है, सपोज आपने सीएसआर की तरफ से, सीएसआर इज बेसिकली सेक्शन नंबर 135, अब सेक्शन नंबर 135 के ने बोला है कि आपको है ना सीएसआर करना है 1 करोड़ का, एंड आप 1 करोड़ का सीएसआर नहीं, आप 90 लाख का सीएसआर कर पाए, तो जो भी 10 लाख है ना, 10 लाख इट इज कॉल्ड अनस्पेंड अमाउंट, इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्पेंड, जो आपने स्पेंड नहीं किया, तो वो 10 लाख अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में फंड स्पेसिफाइड है, उसमें आपको ट्रांसफर करना पड़ता है अपना ये 10 लाख जो भी आपका अनस्पेंड अमाउंट है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने वो अनस्पेंड अमाउंट ट्रांसफर किया टू स्पेसिफाइड फंड विद इन 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर की एक्सपायरी के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वो अनस्पेंड अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है। ये था फॉर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, एंड फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपको वो स्पेसिफाइड फंड में ट्रांसफर नहीं करना, आपको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। स्पेशल अकाउंट्स बेसिकली हमने उस पर्पस के लिए बनाया गया था जिसके लिए हम वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बाद में हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो आपको स्पेशल अकाउंट में जो ट्रांसफर करना है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है कब तक आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। ये 20 के 20 क्लॉज, एक बात ध्यान रख लेना है, जो 20 के 20 क्लॉज है ना, ये आपके सिर्फ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे। 21th क्लॉज आपके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। ये बोल रहा है कि जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जितने भी एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऑडिट रिपोर्ट है, क्या किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने कारों पे कोई एडवर्स रिमार्क दिया है या नहीं दिया, मतलब ये जो 20 क्लॉजेस हमने डिस्कस किए ना, इन 20 क्लॉजेस में क्या कोई एडवर्स रिमार्क था या नहीं था, एंड अगर था तो हमें बताना है कौन से कंपनीज में इंक्लूडेड था एडवर्स रिमार्क, एंड क्या पैरा नंबर था, मतलब बेसिकली ये वाला कौन से पैरा में हमने एडवर्स रिमार्क इंक्लूड किया, हमें सिर्फ इतना ही बताना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताना है। तो ये आ जाएगा आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, लास्ट में बोल रहा है कि अगर आपने कुछ भी एडवर्स रिमार्क दिया, कुछ भी अनफेवरेबल रिमार्क्स दिया, क्वालिफाइड रिमार्क दिया, मतलब ऐसा नहीं है, खराब है कंपनी में, ऐसा आपने कुछ भी बोला है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या बेसिस था आपने ये बोलने का, क्या रीजन था, क्या आपको मिला, क्या एविडेंस है आपके पास ये बताने का। एंड दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी एक मैटर पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपको उसका भी रीजन बताना पड़ेगा कि आपको क्यों ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं
कर पा रहे, सपोज हमको एविडेंस ही मिल रहे, तो हम ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ओपिनियन क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, हमें वो बताना है बेसिकली। हमने ये नहीं बोला कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, या फिर सब कुछ सही है, ये भी हमने बोला ही नहीं, ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं किया, तो हमें बताना है क्यों नहीं ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते। तो ये था आपको कारो 2020। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, विच इज सेक्शन नंबर 143 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सीए फाइनल लेवल पे वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए, लेकिन आईसीआई है तो आईसीआई डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, एंड इस पॉइंट्स के अंदर क्या है वो भी याद होना चाहिए। एंड ये बहुत कह सकते हैं थोड़ा सा इररिलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली जो भी डेटा यहाँ पे दिया होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन आ सकता है, ठीक है, यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 143 ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की। एज एन ऑडिटर हमारी क्या क्या ड्यूटीज है? सबसे पहले हमारी ड्यूटी है टू इंक्वायर ऑन फॉलोइंग मैटर्स, कि हम कंपनी से इंक्वायरी करेंगे इन फॉलोइंग मेथड्स के बारे में। ये दिया हमारा सेक्शन नंबर 143 और सब सेक्शन 1 में, ठीक है। क्या इंक्वायर करना है? सबसे पहले इंक्वायर करना है कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड थे, एंड क्या उस टर्म्स पे थे विच आर प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी के इंटरेस्ट का प्री जुडिशियल ऐसा कोई टर्म्स था या नहीं था। दूसरा, जो ट्रांजैक्शंस है जो मेयरली रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज है, मेयरली रिप्रेजेंट मतलब बुक एंट्रीज मतलब उसका कोई सब्सटैंशिएटेड टर्म्स नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, मतलब वो ट्रांजैक्शन हमने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। तीसरा हमें ये देखना है कि वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और बैंकिंग कंपनी नहीं है, ये बारीकी है जो आईसीआई पूछेगा। वो बोलेगा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अब बताओ ये इंक्वायर करना है कि नहीं करना है। वो बैंकिंग कंपनी है, अब बताओ ये इंक्वायर करना है कि नहीं करना है। तो आपको ये देखना है कि क्या वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी है। तो ये जो आगे मैं बता रहा हूं वो नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या जो भी शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज वो कंपनी होल्ड करती थी एज एन एसेट, वो एसेट क्या उसने सेल किया है एट लेस देन परचेज प्राइस। इसका मतलब कि आप समझो मेरी बात, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, आपका धंधा नहीं है ऐसे शेयर्स को खरीदना बेचना, लेकिन आपने एक शेयर खरीदा, ठीक है, फिर भी आपने एक शेयर खरीदा और आप उसको बेच रहे हो मोर देन इट्स लेस देन इट्स परचेज प्राइस, मतलब आप लॉस पे बेच रहे हो अपने शेयर्स को। फिर हम बात करते हैं ये लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में। हम वापस से पूछेंगे कि क्या लोन्स एंड एडवांसेस को हमने एज अ डिपॉजिट दिखाया है, फिर हमने कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस थे क्या हमने उसको रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर दिया, खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस को कंपनी के एक्सपेंसेस दिखा दिए, क्या हमने ऐसा बोला है कि कोई भी शेयर्स हमें अलॉट हुए हैं फॉर कैश, हमने शेयर्स इशू किए और उसके बदले में हमें कैश मिला। अगर ऐसा हमने बोला है तो हमें चेक करना है कि क्या हमें कैश एक्चुअली रिसीव हुआ था, और अगर कैश एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ है तो हमें ये देखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मैं करेक्ट चीजें हैं या फिर वो मिसलीडिंग नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज देखने के बाद हमें ये चेक करना है कि क्या हमें इस पे कोई एडवर्स ओपिनियन बनाना है, क्या कोई एडवर्स रिमार्क है या नहीं है। अगर कोई एडवर्स रिमार्क है तो ही हमें ये सारे मैटर्स को इंक्लूड करना है अपनी रिपोर्ट में, वो पर्टिकुलर मैटर को इंक्लूड करना है। मतलब अगर हमें पता चलता है लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं है, तभी हम उसको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा हम सिर्फ ये इंक्वायरी लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर मैनेजमेंट बोला, अगर हमें लगता है कुछ भी गड़बड़ है तो इस पर्टिकुलर मैटर को ही हमें अपनी रिपोर्ट में डालना है, हमें सारे मैटर्स को अपनी रिपोर्ट में नहीं डालना। क्या बोल रहा है? ऑडिटर शुड मेक रिपोर्ट टू मेंबर्स ओनली इफ ही फाइंड्स आंसर टू एनी अबव मैटर्स इन एडवर्स। उस मैटर के बारे में अगर कोई एडवर्स आंसर मिलता है तो ही आपको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। एंड जो भी एडवर्स इफेक्ट है, जो भी मैटर्स है जिनका एडवर्स इफेक्ट होता है कंपनी में, जो हम ऑडिटर्स रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, उसको हमें रीड करना है बिफोर कंपनी, एंड विच शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स, मतलब वो मेंबर्स भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं आके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना कि आपको सारे मैटर्स के बारे में बताना नहीं है, जो भी मैटर्स एडवर्स में है उन्हीं मैटर्स के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ये सारे मैटर्स आपको रिपोर्ट में इंक्लूड करने ही करने, भले सही हो, गलत हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जैसा भी हो, ठीक है। ये आता है आपका सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, एंड इसको आपको रिपोर्ट करना है अंडर रिपोर्ट ऑन अदर लॉज एंड रेगुलेटरी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो हम पढ़ते थे ना हमारे SS 700 में, वो बोलता था कि आपको अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हेडिंग में आपको ये सारी चीजें डालनी है, जो भी अदर लॉज एंड रेगुलेशन बोले तो वो यही बोल रहा है कि भाई अगर ये वाले जो पॉइंट्स है ये आपको रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में डालने हैं। अब इसमें क्या क्या बातें आपको लिखनी है, ये बताना है कि भाई आपने क्या सारी इंफॉर्मेशन ले ली, क्या प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स बने थे, जो भी आपको रिटर्न्स मिले ब्रांच से क्या वो सही थे, जो भी आपको रिपोर्ट मिली ब्रांच से कैसे आपने उसको डील किया, जो भी आपके बैलेंस शीट एंड पीएनएल है क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, ट्रांजैक्शंस के कोई एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, क्या मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो
ऐसा आपको मेरे हिसाब से तो आपको यार ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो भी मैं नीचे डिस्कस करूंगा ना, ये आपको याद करने की जरूरत है। लाइन बाय लाइन ऑब्वियसली, मतलब पॉइंट, बेसिकली क्या पॉइंट बोलना चाह रहे हैं वो आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला वो ये बोलेगा, हमें ऑब्वियसली हमें ये भी चेक करना है कि क्या कोई एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बनाया है या नहीं बनाया है कंपनी ने, एंड उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमें चेक करनी है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमें चेक करनी है। अब ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये डायरेक्टली केस स्टडी आएगी आपको कि ये किससे एप्लीकेबल नहीं है, किस पे हमें एडुकेट फाइनेंशियल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स चेक नहीं करना है। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी? या तो वो पर पर्सन कंपनी हो या तो स्मॉल कंपनी हो, ठीक है। एक बंदा स्मॉल आईफोन लेने गया, 8 की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, एक बंदा स्मॉल आईफोन लेने गया, ठीक है। 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, या फिर और लिखा है यहाँ पे, या फिर वो कंपनी हो जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ से है। मैं एक बात ध्यान से यहाँ पे क्लियर कर लेता हूं, लेस देन 50 करोड़ लिखा है, 50 करोड़ और लेस नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब अगर 50 करोड़ भी हुआ, डॉट 50 करोड़ भी हुआ, तो भी उस पे ये क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा, तो भी रिपोर्ट में डालना पड़ेगा हमें इस क्लॉज के बारे में, ठीक है सर? यस सर। तो मतलब क्लॉज लेस देन, सॉरी, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ से एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड, और नहीं है, एंड having aggregate borrowings from banks or financial institutes or any corporate। वहां पे था सिर्फ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमने ऊपर पढ़ा था, यहां पे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी कॉर्पोरेट भी है, मतलब अगर कॉर्पोरेट से लिया तो भी हमें उसकी लिमिट देखनी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पे भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम था, यहां पे भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, लेस देन 25 करोड़, ठीक है। मतलब कि भाई आप प्राइवेट कंपनी आए तो आप 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, या फिर आप वो प्राइवेट कंपनी हो जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है, या फिर और बोरोविंग्स लेस देन 25 करोड़ है फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यस सर, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ये आपको एकदम अच्छे से केस स्टडी में पूछेंगे घुमा फिरा के। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी अदर मैटर्स हमने रूल 11 में लिखे, तो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है भाई रूल 11 में अदर मैटर्स कौन से हैं जो ऑडिटर्स को रिपोर्ट करने, तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। जो भी लिटिगेशन हमारे पेंडिंग है, क्या हमने उसको अच्छे से डिस्क्लोज कर दिया है? क्या हमने मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस, मतलब जो लॉसेस हमें हो सकते हैं उसके प्रोविजन हमने अभी से बना रखे या नहीं बना रखे? इसको आप सिंपल समझ सकते हो वनरस कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको पता हो नहीं पता हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी हमें अमाउंट ट्रांसफर करते थे आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, क्या हमने वो ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, क्या उसमें कोई डिले था, वो हमें बताना है। क्या ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्या मैनेजमेंट ने ऐसा बताया हमें, क्या बताया कि भाई हमने किसी भी इंसान को पैसे नहीं दिए कि वो इंसान हमारे बिहाफ पे किसी और इंसान में इन्वेस्टमेंट कर दे, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये बोल रहा है कि हमने किसी पे इन्वेस्ट नहीं किया, ये बोल के कि भाई तो हमारे बिहाफ पे किसी और में इन्वेस्टमेंट कर दे, मतलब ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दे हमारी किसी और एंटिटी में, ऐसा नहीं हुआ है। तो वो जो बीच में बंदा होगा उसको हम इंटरमीडियरी बोलेंगे, और हमारे हिसाब में हम खुद को अल्टीमेट बेनिफिशियरी बोलेंगे। या फिर दूसरा, मतलब हमने किसी को बोला इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ताकि वो हमारे बिहाफ पे किसी और में इन्वेस्टमेंट कर दे। दूसरा, ऐसा भी नहीं हुआ है कि किसी और ने हमें पैसे दिए और हम उसके बिहाफ पे किसी और में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसने हमें पैसे दिए उसको हम बोलेंगे फंडिंग पार्टी, एंड उसके बिहाफ पे, जिसके बिहाफ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे अल्टीमेट बेनिफिशियरी, ठीक है। फंडिंग पार्टी बेसिकली अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि हमने किसी और को बोला या फिर किसी और ने हमने को बोला किसी और के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं है। एंड हमारे नोटिस में भी, ऑडिटर्स के नोटिस में भी ऐसा कुछ नहीं आया कि जो भी रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैनेजमेंट ने जो बोला है कि नहीं आया, नहीं किया हमने, उसमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब वो गलत है, ऐसा हमें नहीं लगता है। फिर क्या डिविडेंड हमने एज पर सेक्शन 123 पे किए, डिक्लेयर किए हैं? क्या वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक क्वेश्चन ये आ चुका है आपके एग्जाम में भी, मतलब आपके पास पेपर्स में भी, कि क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कंपनी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है, क्या उसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर है या नहीं है? ऑडिट ट्रेल का फीचर मतलब क्या होता है? उसमें बेसिकली सारा एकदम सीक्वेंस वाइज होता है, स्टेप वाइज होता है कि अच्छा पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन में ये लेजर्स पोस्ट किए गए, इस ट्रांजैक्शन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है, इस लेजर के बाद ये पोस्टिंग हुई, उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस बना, उसके बाद ये यहाँ पे गया, मतलब ये पूरा चेन आपका, मतलब ऑडिटर चाहे तो पूरी चेन देख सकता है इस ट्रांजैक्शन की, ये ट्रांजैक्शन कहां पे फ्लो हो रही है। तो वो ऑडिट ट्रेल आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई फैसिलिटी है या नहीं है? एंड क्या वो ऑडिट ट्रेल ऑपरेट कर रहा था थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन एंटिटी में, क्या सारे ट्रांजैक्शन के हमारे पास ऑडिट ट्रेल है या नहीं है? एंड क्या उसको टेम्पर किया गया था? टेम्पर मतलब उसको छेड़खानी हुई थी कि नहीं हुई थी ऑडिट ट्रेल से, ये हमें बताना है।
एंड लास्ट में हमें बताना है कि क्या रेम्यूनरेशन जो हमने डायरेक्टर्स को पे किया है वो एज पर दिस एक्ट है या नहीं है। एज पर दिस एक्ट मतलब क्या, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो रेम्यूनरेशन है या नहीं है। ठीक है सर, यस सर, ये था हमारा पूरा जो भी हमें रिपोर्ट में इंक्वायरी करनी पड़ती है या फिर रिपोर्ट में बताना पड़ता है, ये सारा हमारा अभी खत्म हो गया है। एंड फिर हम बात करते हैं ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली अगर इस पूरे सेक्शन 143 की बात की जाए तो ये ज्यादा, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेक्शन नंबर 143(12) जो हमने हमारा क्लॉज 11 में भी डिस्कस किया था। 11 मुल्कों की पुलिस ड्रोन को पकड़ रही है फ्रॉड के लिए, कि फ्रॉड में हमें सेकंड पॉइंट दिखा था कि हमें अगर सेक्शन 143(12) में अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट करना है तो हमें वहां पे भी बताना पड़ता था। तो ये बोल रहा है इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग टू सीजी और एक होता है रिपोर्टिंग टू ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड, कि हमें एक केस में, एक पर्टिकुलर केस में सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर केस में ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो कब सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है, अगर ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव, पकड़ लिया, यहां लिखा है रीजन टू बिलीव, मतलब हमें लगता है फ्रॉड है या नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें लगता है कि यहां पे फ्रॉड हो सकता है। जबकि कारो के फर्स्ट क्लॉज में मैंने आपको बताया था नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड, कि वहां पे फ्रॉड हो गया था, हमें पता है फ्रॉड हुआ है, तब हम रिपोर्ट करेंगे। यहां पे रीजन टू बिलीव है कि फ्रॉड इन्वॉल्विंग इंडिविजुअली मतलब एक फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ और मोर, मतलब 1 करोड़ से नीचे हुआ, मतलब 99,99,999 रुपीज से नीचे हुआ या फिर उतना हुआ तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन 1 करोड़ हुआ, .1 करोड़ हुआ तो भी हम सीजी को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली चेक करना भाई, अलग अलग फ्रॉड को अलग अलग देखना, सबको कंबाइन करके नहीं रिपोर्ट करना अपने को। ठीक है, अगर वो कमिट किया गया था, किसने फ्रॉड किया, बाय ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। एक और बात समझ में आ गई सर, हमने वहां पे पढ़ा था फ्रॉड क्लॉज 11 में पढ़ा था बाय कंपनी या और कंपनी, यहां पे लिखा है इन कंपनी बाय मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, मतलब इनके अलावा अगर कोई फ्रॉड करे या फिर कंपनी को फ्रॉड करे तब हमें रिपोर्ट नहीं करना भाई। गवर्नमेंट को हमें तभी रिपोर्ट करना है जब ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया है कंपनी के अंदर और हमें ऐसा लगता है किया गया है, तो हमें रिपोर्ट करना है सीजी को, अगर उसका अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो हमें कैसे रिपोर्ट करना है भाई, सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहले आप अपने बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बता दो, क्या पता उनको पता ही ना हो, तो जैसे ही आपको पता चले इमीडिएटली आप बता दो, बट नॉट लेटर देन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर आप बता दो और उनको बोलो कि भाई आप अपना रिप्लाई दे दो मुझे विद इन 45 डेज। आप रिप्लाई दो भाई कैसे हुआ था, क्या हुआ था, आप क्या करने वाले हो, वैसा सब कुछ मिला मिलो के आप मुझे रिप्लाई दे दो इस 45 डेज में। अगर हमें रिप्लाई मिल गया तो हम ये रिपोर्ट, जो हमारी रिपोर्ट थी जो हमने बोर्ड और ऑडिट कमेटी को भेजी और जो उनका रिप्लाई आया, वो दोनों चीजें हमें देनी है सीजी को विद इन 15 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ रिप्लाई। जैसे हमें रिप्लाई आ जाए उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप ये दोनों चीजें भेज देना। अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आपको एक रिपोर्ट देनी है, जो आपने बोर्ड और कमेटी को भेजी थी, ठीक है, जिसपे आपको रिप्लाई नहीं मिला, वो रिपोर्ट देनी है और सीजी को अपनी एक रिपोर्ट देनी है। ये दो चीजें देनी है आपको सीजी को विद इन 15 डेज, मतलब 45 डेज के 15 डेज के अंदर। मतलब 45 डेज आपके खत्म हो गए, आपको पता चला अच्छा 45 डेज में इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो आपको उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको सीजी को रिपोर्ट कर भेज देनी है। रिपोर्ट किसको भेजनी है, सीजी मतलब कौन होता है यहाँ पे, सीजी का मतलब है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये आपके पूछ सकते हैं, तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को आपको रिपोर्ट करना है इन अ सील्ड कवर जो है वो सील्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई चलता फिरता आदमी देख ले अरे अच्छा इसमें क्या क्या है, तो सील्ड कवर होना चाहिए विद रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू या फिर स्पीड पोस्ट, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजो या फिर स्पीड पोस्ट से भेजो, फॉलोड बाय ईमेल, मतलब एक ईमेल भी कर देना भाई सेक्रेटरी को कि हमने आपको ऐसा कोई पार्सल भेजा है जिसमें हमने फ्रॉड को रिपोर्ट किया है। ठीक है, और वो जो फ्रॉड होगा ना, वो जो लेटर हेड होगा जिसपे आप रिपोर्ट अपनी लगा के भेजोगे, वो आपके लेटर हेड में होना चाहिए, जिसमें लेटर हेड में आपका एड्रेस होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपकी साइन होनी चाहिए, आपकी सील होनी चाहिए, जो सील थप्पा लगाते हैं वो आपका थप्पा होना चाहिए, एंड आपकी मेंबरशिप नंबर होनी चाहिए। एंड वो जो फॉर्मेट होगा उस रिपोर्ट का वो फॉर्म नंबर ADT4 होगा। फॉर्म नंबर ADT4 में आपको ये सारी चीजें लिख के भेजनी है। ठीक है सर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है इसके ऊपर कुछ भी बारीकियों पूछ के। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको रिपोर्ट करना है ऑडिट कमेटी और बोर्ड को। सर ऊपर भी तो हमने रिपोर्ट किया ही था ना, तो यहाँ पे भी रिपोर्ट करना है आपको। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ ऑडिट कमेटी और बोर्ड को रिपोर्ट करना है, आपको सीजी को रिपोर्ट नहीं करना। कब नहीं करना सर, ऑब्वियसली जब लेस देन 1 करोड़ वाला अमाउंट है, यहाँ पे 1 करोड़ और मोर तो सीजी के पास चला ही गया ना, तो लेस देन 1 करोड़ वाला अमाउंट जो है वो हम रिपोर्ट कर देंगे टू ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज। इसमें हम 3 चीजें बताएंगे। क्या बताएंगे, सबसे पहला क्या फ्रॉड है, कितना अमाउंट है और किसने किया है, ये हम 3 चीजें ऑडिटर एज एन ऑडिटर हम उनको बता देंगे। डिस्क्लोजर एंड बोर्ड रिपोर्ट, अब ये फ्रॉड के बारे में ब्रॉड रिपोर्ट जो बीओडी होता है ना उनकी भी रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट पे भी हम डिस्क्लोज करेंगे। उसमें हम क्या डिस्क्लोज करेंगे, अगर ऑडिटर्स ने रिपोर्ट किया फ्रॉड
टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड बट नॉट टू सीजी। मतलब ऑडिटर ने एक ऐसा फ्रॉड रिपोर्ट किया जो सिर्फ बोर्ड और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट किया, सीजी को रिपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब वो लेस देन 1 करोड़ वाला फ्रॉड है। तो अगर ऐसा कोई फ्रॉड है जो हमने सीजी को रिपोर्ट, ये मैं अपने हिसाब से लिखा है, तो अगर ऐसा कोई फ्रॉड है आपके क्वेश्चन में दिख जाएगा उसने सीजी से रिपोर्ट नहीं किया, सीजी को रिपोर्ट नहीं किया, तो हमें उसको अपने बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि भाई क्या फ्रॉड था, क्या अमाउंट था, कौन सी पार्टीज थी अगर हमने एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि भाई पार्टीज बदनाम हो जाएगी ना फ्रॉड के लिए। तो अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो हमें पार्टीज के बारे में बताना पड़ेगा, अगर एक्शन ले लिया तो एक्शन क्या लिया था वो बता दो। एंड सर ये आप बोल रहे हो बता दो बता दो बता दो, हम सीजी को बता देंगे, हम बाहर वाली, मतलब सीजी मतलब क्या? बाहर की एंटिटी, एक्सटर्नल टू द कंपनी। अगर हम किसी भी चीज को बता रहे हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगा ना सर। प्रोफेशनल एथिक्स में हमने पढ़ा था, लेकिन वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि भाई लॉ ने बोल रहा है, लॉ बोल रहा है तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हो। तो यही बोल रहा है यहाँ पे भी कि कॉन्फिडेंशियलिटी को हम ऐसा नहीं मानेंगे कि आपने ब्रीच कर दिया अगर वो फ्रॉड रिपोर्टिंग आपने गुड फेथ में करी है, मतलब आपके हिसाब से फ्रॉड है तभी आपने रिपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि भाई कंपनी को बदनाम करके आपने करने के लिए आपने सीजी को रिपोर्ट कर दिया, गुड फेथ में आपने रिपोर्टिंग करी है। एंड ये जो फ्रॉड रिपोर्टिंग में बोल रहा हूं ना 143(12), ये ऑडिटर पे तो अप्लाई होगी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे तो अप्लाई होगी, लेकिन आपके भाई बहन पे भी अप्लाई हो जाएगी, सिस्टर इंस्टीट्यूट्स पे भी अप्लाई हो जाएगी। सिस्टर इंस्टीट्यूट्स मतलब क्या? हमने प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा था सीएस और सीएमए, मतलब कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, इन दोनों पे भी अप्लाई होगी, सेम टाइप की चीज जो हमने अभी तक पढ़ी है। एंड अगर इन तीनों में से किसी ने भी ये सेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो उन पे पेनल्टी लगेगी। अगर लिस्टेड कंपनी का अगर आपने फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया तो आपको 5 लाख की पेनल्टी लगेगी, अगर कोई अदर कंपनी है तो आप पे 1 लाख की पेनल्टी लगेगी। ठीक है। एंड एक और बात यहाँ पे बोलिए कि आपको फ्रॉड एक तो यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है और एक आपको सेक्शन क्लॉज नंबर 11 में भी रिपोर्ट करना पड़ता है ऑफ कारो 2020। एंड अगर ये जो भी मैटर्स हमने इंक्लूड किए ना अपने रिपोर्ट में, ये सारे मैटर्स, ये हमारा ये 143(1) और 143(3) या फिर कोई भी मैटर हमने जो भी इंक्लूड किया है रिपोर्ट में जिसमें हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, जिसमें हमने नेगेटिव ओपिनियन दिया है, तो हमें रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों हमने क्वालिफाइड या फिर नेगेटिव ओपिनियन दिया है। ठीक है सर? यस सर, ये था हमारा कारो एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। कमेंट में लिख देना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। बस दुआ में याद रखना। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी डाउट रिलेटेड टू ऑडिट, विच इज माय नंबर इज 90237 में से 2 गया 5601। ठीक है सर? यस सर। इस बार ऑडिट में एग्जाम्पशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।